हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको इस क्लास की ओवरव्यू दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बार देख लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें टेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। तो कमेंट में ऑप्शन ए, बी, सी या कौन सी सही है वो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य देखेंगे, और साथ में देखेंगे क्या विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होते हैं वो देख लेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है। इसके बाद फिर देखते हैं, आगे देखेंगे चिकित्सा विज्ञान से संबंधित खोज के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। जो आविष्कार किया गया है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित जो क्वेश्चन और संक्षेपण है वो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर संभावित प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में पिछले साल या पिछले वर्ष जो आए हुए हैं वो सभी के सभी इसमें है, तो इसको भी देखेंगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ओवन लाइनर क्वेश्चन रहेगा जो कि सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ओवन लाइनर आप एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो आपको टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपको एमसीक्यूज में रहेंगे और बाकी सभी इस फॉर्मेट में रहेंगे जो आपको ओवरव्यू दिखा दिए, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन डे बाई डे करते रहेंगे, ठीक है। तो और यह क्लास जो है आपको मंडे से फ्राइडे तक चलता है, ठीक है ना। और यह चैनल पर सुबह 6:30 AM में आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, ठीक है ना। यानी कि रेडियो संचार जो है वो संभव कौन सी वायुमंडलीय परत में बनती है। तो ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है बाह्यमंडल, ऑप्शन सी है या आयन मंडल और ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो इसका आंसर क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, ठीक है ना। तो प्रमुख उपकरण और इनके कार्य जो कि आज की वीडियो का ये लास्ट है। आज की वीडियो में ये जो आपको प्रमुख उपकरण के बारे में लास्ट है, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको सब बता दिया गया, ठीक है। तो सभी वीडियो को आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं डिक्टाफोन। डिक्टाफोन जो उपकरण है उसका प्रयोग किस में होता है। तो बातचीत को रिकॉर्ड करने एवं पुनः सुनने में प्रयोग किया जाता है, किसका, डिक्टाफोन का, ठीक है। आगे है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का प्रयोग होता है विद्युत ऊर्जा संग्रह करने में, किसका, विद्युत ऊर्जा जो है उसको क्या करने में, संग्रह करने में प्रयोग करते हैं एक्यूमुलेटर का, ठीक है। चलिए आगे है कम्यूटेटर, ठीक है ना। कम्यूटेटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा की दिशा बदलने में, ठीक है ना। विद्युत धारा जो है उसकी दिशा बदलने में किसका प्रयोग करते हैं, तो कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का प्रयोग होता है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में, ठीक है ना। गाड़ी द्वारा जो तय की जाती है दूरी उसे अभिलिखित करने में प्रयोग करते हैं, किसका, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है कार्ब्यूरेटर, ठीक है ना। ठीक है ना, कार्ब्यूरेटर का प्रयोग होता है इंजन में पेट्रोल, ठीक है ना। इंजन में पेट्रोल में वायु की जो निश्चित भाग मिलाया जाता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी इंजन है उसमें पेट्रोल में वायु की निश्चित भाग मिलाने में प्रयोग किया जाता है कार्ब्यूरेटर का, ठीक है। चलिए आगे है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का प्रयोग होता है जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। तो जल में उपस्थित जो तेल क्षेत्र होता है उसको पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उपकरण से संबंधित सभी के सभी आपको जो क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने वाले हैं लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी 2 वीडियो में हो गया था, ठीक है। तो ये था लास्ट, ठीक है। और बाकी फिर एमसीक्यूज में आपको आते रहेंगे तो रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देख लेते हैं, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये होता है प्रकाश का चाल आपको निर्वात में, ठीक है ना। तो प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2.25, ठीक है ना। 2.25 × 10⁸ मीटर, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा निर्वात में, जल में। और कांच में देखते हैं तो कांच में है 2 × 10⁸ मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइलोन। नाइलोन में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है वो 1.96, ठीक है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो निर्वात, जल, कांच और नाइलोन जो कि चारों इंपॉर्टेंट है, तो आप चारों को चारों ध्यान में रखिएगा। और सभी में एक तो कॉमन है, 10⁸ जो है ये सभी में कॉमन है। तो निर्वात में याद रखिएगा 3,
जल में 2.25, ठीक है। उसके बाद कांच में कितना 2 और नायलॉन में 1, ये 1.96, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा किस में, निर्वात में, फिर जल में, फिर उसके बाद कांच में, उसके बाद नायलॉन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोज के बारे में, ठीक है ना। तो चिकित्सा संबंधी जो विज्ञान है उसमें जो खोज हुआ है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया का जो इलाज है वो किनके द्वारा खोज किया गया, तो लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा हाइड्रोफोबिया का इलाज जो है वो खोजा गया, ठीक है ना। चलिए आगे है सल्फा ड्रग्स, ठीक है ना। सल्फा ड्रग्स जो है जिसका खोज किया गया किसके द्वारा, तो जी डोमाक के द्वारा, ठीक है ना। जी डोमाक जो कि वैज्ञानिक का नाम है, उनके द्वारा खोज किया गया किसका, सल्फा ड्रग्स का, ठीक है ना। चलिए आगे है सिफिलिस का इलाज। जो सिफिलिस होता है उसका इलाज किसके द्वारा, तो पॉल एहलिच के द्वारा, ठीक है ना। पॉल एहलिसच है, ठीक है ना। एहलिसच इस प्रकार से लिखते हैं, एहलिसच इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो पॉल एहलिसच के द्वारा इसका खोज किया गया था, किसका, सिफिलिस का इलाज जो हुआ उसका, ठीक है। पोलियो का टीका का इलाज जो है किसके द्वारा खोजा गया, तो जॉन्स साल्क के द्वारा, ठीक है ना। जॉन्स साल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोज किया गया था। रक्त परिवहन, ठीक है ना। रक्त परिवहन का खोज किया गया था विलियम हार्वे जी के द्वारा, ठीक है ना, विलियम हार्वे। बैक्टीरिया का खोज किसके द्वारा, तो लुवेन हाक के द्वारा, ठीक है ना। लुवेन हाक भी लिखते हैं, ठीक है ना। लुवेन हाक के द्वारा बैक्टीरिया का खोज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हेम्योपैथिक चिकित्सा का खोज किसके द्वारा किया गया, तो हेनी मेन के द्वारा, ठीक है ना। हेनी मेन के द्वारा हेम्योपैथिक चिकित्सा का खोज किया गया। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सर्जरी, जिसका खोज किया गया था किसके द्वारा, जोसेफ लिस्टर के द्वारा, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसके द्वारा, जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का प्रयोग क्लोरोफार्म का जो खोज है वो किया गया था जेम्स हैरिसन, ठीक है ना। जेम्स हैरिसन के द्वारा क्लोरोफार्म का खोज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप जिसका खोज किया गया था लेनन, ठीक है ना, लेनक नामक वैज्ञानिक के द्वारा स्टेथोस्कोप का खोज किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेनिसिलिन का आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पिरिन, ठीक है ना। एस्पिरिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ट्रेजर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, ट्रेजर के द्वारा, ठीक है। तो इसे भी आप रिवीजन कीजिएगा। चिकित्सा विज्ञान संबंधित जो खोज आविष्कारक और उनके वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान से संबंधित वन लाइनर है, इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो पत्तों की कोशिका में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल रहता है, यानी कि पत्तों की कोशिका में क्या रहता है, तो पर्णहरित रहता है, ठीक है ना। पर्णहरित पाया जाता है पत्तों की कोशिका में। नेक्स्ट है पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से क्या बनाता है, तो यानी कि किसका निर्माण करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो पौधे जो हैं वो सूर्य की प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन, ठीक है ना। फूलों का अध्ययन को कहते हैं क्या, एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फूल पौधों का जनन अंग है, यानी फूल जो है पौधे का क्या है, जनन अंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पुमंग। पुमंग क्या होता है, तो पुमंग फूल का नर जननांग होता है। क्या होता है, नर जननांग जो होता है वो पुमंग होता है। फूल का नर जननांग कौन होता है, तो पुमंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। नर तथा मादा के नर तथा मादा के युग्मक के संयुग्मन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, ठीक है। चलिए निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस में होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे में होता है। नेक्स्ट है पौधे रात्रि में स्फुरदीप्ति, ठीक है ना, स्फुरदीप्ति द्वारा चमकते हैं। तो पौधे जो है वो रात्रि में किसके द्वारा चमकता है, तो स्फुरदीप्ति के द्वारा यह चमकते हैं। नेक्स्ट है जीन को आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो आनुवंशिकी की इकाई किसे कहते हैं, जीन को, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का संवहन जो होता है वो पौधों में किससे होता है, तो फ्लोएम से होता है। किससे होता है, फ्लोएम से। खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम से होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है। Mg मतलब कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट का उपयोग बेकिंग तथा पेय पदार्थों में होता है। तो ईस्ट का जो प्रयोग है वो किसमें होता है, बेकिंग में और पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है। किसका, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था वन लाइनर जो कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित जो संक्षेप और उससे वन लाइनर क्वेश्चन है, दोनों एक ही स्लाइड में देख लेते हैं इसे। ठीक है, पहला MIME, ठीक है ना, MIME जिसका पूर्ण रूप होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है ना, इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है MIPS जिसका पूर्ण रूप होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, इसका पूर्ण रूप। ठीक है, नेक्स्ट है मोडम MODEM जिसका पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना, इसका होता है किसका, मोडेम का पूर्ण रूप होता है। ठीक है ना, MO से मोडम और DEM से होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, NTP जिसका पूर्ण रूप होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, NTP का पूर्ण रूप क्या होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ODBC, ठीक है ना, ODBC जिसका पूर्ण रूप होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है ना, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका ODBC का पूर्ण रूप होता है। तो ये है कंप्यूटर से संबंधित 5 संक्षेपण ले लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वन लाइनर देखते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर एक क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसका नाम क्या है, तो एबेकस। ठीक है ना, एबेकस उसका नाम था किसका, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट है एबेकस जो यंत्र है, ठीक है ना, उसका प्रयोग किनके द्वारा किया गया, तो सबसे पहले चीनियों के द्वारा किया गया। ठीक है ना, एबेकस जो यंत्र बना यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस बना वो सबसे पहले चीनियों के द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ENIAC। ठीक है ना, प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर था उसका क्या नाम है, तो ENIAC नाम है। ठीक है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, ठीक है ना, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। ठीक है ना, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो IC चिप्स होता है, IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC जो चिप होता है वो किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला जो IC चिप्स होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। तो कंप्यूटर भी अपन साथ साथ में लेते हुए चलेंगे इसमें। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं संभावित प्रश्न। ठीक है ना, तो संभावित प्रश्न है जो देख लेते हैं, जो कि वन लाइन है। ठीक है, ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगभग 2018 से लेकर के 22 तक जितने भी क्वेश्चन सभी के सभी लेते चलते हैं। ठीक है ना, तो 10-10 क्वेश्चन करते करते अपना पूरा का पूरा साइंस जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ओवन लाइनर। डैश के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, तो डैश के अंतर्गत कोई पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ है जो अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में बन जाता है यानी परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि से यह होता है। जैसे कपूर है, ठीक है ना, तो कपूर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि से वह चेंज हो जाता है सीधे ठोस से गैस में। नेक्स्ट है इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग होता है, तो HTTP का प्रयोग होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होते हैं, तो ये बताना। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 कूलम्ब। ठीक है ना, 1 कूलम्ब, और 1 कूलम्ब का मतलब होता है कितना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ दिया है लगभग में और ये होता है एग्जैक्ट। ठीक है ना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है ना, तो पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर होगा आपका पवन। ठीक है ना, पवन यानी कि हवा। तो हवा क्या है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो गैर पारंपरिक जो कि कभी खत्म नहीं होता उसे बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कोयला, लकड़ी, पेट्रोल ये कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे। ठीक है ना, तो गैर पारंपरिक कौन है, तो पवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी यानी कि बटन का प्रयोग करते हैं। तो MS वर्ड जब चलाते हैं तो अगला नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं, इंटर की का। ठीक है ना, इंटर को आप इंटर जो की है उसको एक बार प्रेस करेंगे तो नीचे वाले मतलब कि अगले आप पैराग्राफ में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसका प्रयोग ब्रेड, केक और ढोकला का पुआ, ठीक है ना, फूला, ठीक है ना, ढोकला का फूला हुआ बनाने में के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ढोकला का फूला हुआ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेड, केक और ढोकला का जो फूला होता है ये सभी बनाने में प्रयोग होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो यह आंवला में पाया जाता है सबसे अधिक विटामिन सी। ठीक है,
नेक्स्ट है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है HTTP, FTP और TCP में कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र से संबंधित है, ठीक है ना, तो फाइल ट्रांसफ़र से संबंधित कौन है, तो FTP है, ठीक है ना, FTP जो किससे संबंधित है, तो फाइल ट्रांसफ़र से संबंधित है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, इसरो और नासा ने मिलकर इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है, यानी कि सूर्य से संबंधित है, ठीक है ना, तो उसका नाम है निसार। क्या नाम है, निसार नाम है, ठीक है ना। तो इसरो और नासा दोनों ने मिलकर बनाया है इस सैटेलाइट को जो कि सूर्य से संबंधित है, जिसका नाम क्या है, निसार है, NISAR, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है किसका, लीवर को करता है, ठीक है ना, यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है कौन, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये था संभावित प्रश्न, ठीक है। तो आप ये सभी को रिवीजन जरूर कीजिएगा क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब है नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, और इसका आंसर आप लोग भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कौन सी राशि है वो सदिश नहीं है, ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि शक्ति जो है वो सदिश राशि में नहीं आता है, ठीक है ना। तो कौन कौन आता है, कुछ व्याख्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आपको बल, संवेग, बल, आघूर्ण, ठीक है ना, बल, आघूर्ण, आवेग, भार, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सभी के सभी क्या आते हैं, सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी को आप ध्यान रखिएगा। जबकि शक्ति क्या है, तो शक्ति अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो बल, संवेग, बलाघूर्ण, आवेग, भार, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सभी आप ध्यान रखिएगा जो कि सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दाब की SI इकाई क्या है, ठीक है ना। तो दाब की SI इकाई क्या होता है, ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन C है, ठीक है ना, ऑप्शन C यानी कि पास्कल, ठीक है ना। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो अभिलंब बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो अभिलंब यानी कि ऊपर से जो बल पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है ना। दाब एक अदिश राशि है, दाब क्या है, अदिश राशि है, और दाब की SI जो इकाई होता है वो पास्कल होता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मानव शरीर में जब ऊर्जा जो आवश्यकता है उसको मापन करने में किस इकाई का प्रयोग करते हैं, ये बताना, ठीक है। तो मानव शरीर में किसको प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन D, ठीक है ना, ऑप्शन D यानी कि कैलोरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किसका प्रयोग करते हैं, कैलोरी का प्रयोग करते हैं, और यह ऊष्मा का भी क्या है, मात्रक है, ठीक है ना, और ऊष्मा का यह मात्रक भी है, कौन, कैलोरी। तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमानी तुला नामक वस्तु पर आरोपित उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी डैश यानी किसके मापन हेतु किया जाता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो कमानी तुला नामक वस्तु पर आरोपित उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी डैश के मापन हेतु किया जाता है, यानी किसके मापन के लिए किया जाता है, ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि बल का, ठीक है ना, बल का मापन के लिए प्रयोग करते हैं किसको, कमानी तुला नामक वस्तु को, ठीक है ना। चलिए, कमानी तुला नामक उपकरण का जो उपयोग है, ठीक है ना, कमानी तुला नामक जो उपकरण है उसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन हेतु किया जाता है। किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है उसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, कमानी तुला नामक उपकरण का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, प्रति यहाँ पर छूट गया तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको यहाँ मिल जाएगा सही से, ठीक है ना। बल यानी कि फोर्स का जो मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन या किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं kgs स्क्वायर यानी kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलिए, होता है किसी वस्तु पर लगा
बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, किसी वस्तु पर लगा बल, ठीक है ना, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है ना, वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें जो उत्पन्न त्वरण होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? बल होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बल बराबर, ठीक है ना, बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि नहीं है ये बताना है। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में कौन अदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बल। बल किस में आता है? तो बल है सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि है। ठीक है ना, अदिश में चाल, दूरी, समय, ये सभी क्या है? अदिश हैं। तो चाल, दूरी और समय एक अदिश राशि है, जबकि बल क्या है? सदिश राशि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है सीमेंट उपयोग में सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल जो है वो आवश्यक होता है ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि सभी के सभी, यानी कि चूना पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी सभी का प्रयोग करते हैं कौन? सीमेंट उद्योग में। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, धातु मल, चिकनी मिट्टी, उर्वरक कारखानों के अवमल यानी कि उसे जो मल निकलता है वो, जिप्सम और कोयला कच्चे माल, ठीक है ना, कोयला कच्चे माल के तौर पर उपयोग में लाया जाता है यानी कि होता है। ठीक है ना, तो ये सभी का जो उपयोग है वो सीमेंट के कंपनी है वो करते हैं, यानी उद्योग वाले करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है यानी कि जो दिया हुआ है वो आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि छांटने के लिए आता है। ठीक है ना, चूना पत्थर, धातु मल, चिकनी मिट्टी, उर्वरक कारखानों के अवमल, जिप्सम, कोयले के जो कच्चे माल होते हैं ये सभी उपयोग में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? कौन एक खनिज नहीं है ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि स्लेट। स्लेट जो है वो खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। स्लेट जो प्राप्त होता है वो किससे? एक पत्थर है और यह कायांतरित चट्टान से प्राप्त होता है। कौन? स्लेट। ठीक है ना, स्लेट किससे प्राप्त होता है? तो कायांतरित चट्टान से प्राप्त होता है और यह एक पत्थर होता है। ठीक है ना, चलिए बाकी सभी लाइमस्टोन, कोल, कैल्साइट ये सभी के सभी क्या है? तो खनिज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है थायोकाल रबर है। थायोकाल रबर जो है वो क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी संश्लिष्ट रबर है। थायोकाल रबर क्या है? तो संश्लिष्ट रबर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, थायोकाल एक संश्लिष्ट रबर है। थायोकाल केमिकल कंपनी है जिसकी स्थापना 1929 में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कैफीन कहाँ पाया जाता है, यानी कि कैफीन किस में पाया जाता है ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी यानी कि चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन पाया जाता है। ठीक है ना, तो कैफीन चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है, जबकि तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ठीक है ना, तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना। तो डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि क्या? परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। ठीक है ना, परमाणु पदार्थों क्या है? अविभाज्य कण होता है। ठीक है ना, यानी कि विभाजित नहीं होता पदार्थ, परमाणु के पदार्थ। ठीक है ना, ये डाल्टन के द्वारा कहा गया था। चलिए देखते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। ठीक है ना, यानी कि डाल्टन के अनुसार परमाणु के पदार्थ जो है क्या है? अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और उस तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं और उसके तत्व के जो सभी गुण क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना, परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था वो किसके द्वारा? तो परमाणु शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखें कि परमाणु शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोला क्या? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना, तो पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का जो प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र क्या होता है? KMnO4। ठीक है ना, ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे के होता है क्या? पोटेशियम, Mn। ठीक है ना, Mn परमैंगनेट
और जो आपको ओ दिया हुआ इसका भी मान आपको दिया है, यानी के, एम एन और ओ सभी का मान क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो के कितना हो गया आपको, के हो गया आपको 39। ठीक है ना, के हो गया क्या 39। उसके बाद एम एन का मान कितना दिया हुआ है 54। ठीक है ना, और ओ कितना है 4, लेकिन यहाँ दिया हुआ 16, यानी कि 16 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39 प्लस 54 प्लस 64। ठीक है ना, तो टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 4 4 8 और 9 8 17 के 7 8 में 1 6 1 7 5 12 3 15। ठीक है ना, तो टोटल जो इकाई हो गया कितना हो गया, टोटल इकाई हो गया आपके कितना 157। ठीक है ना, टोटल इकाई जो है, टोटल पोटेशियम पर मैग्नेट का जो इकाई हो गया टोटल कितना हो गया 157, जिसमें बोल रहा है पोटेशियम का जो मात्रा है कितने प्रतिशत है, तो टोटल है 157। ठीक है ना, उसमें पोटेशियम कितना है 39 है। ठीक है ना, तो ऊपर कर देंगे 39, अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसी को निकालना है। ठीक है, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 3900 भागा कितना 157, तो लगभग कितने मेराती लगेगा 2 मेराती। ठीक है ना, अब 2 से ऑप्शन कितने हैं, एक ही है। ठीक है ना, अब मान के चलते हैं कि कितना है 150 और ये हो गया आपका कितना, इसको मान लेते हैं ये पूरा। ठीक है, तो 150 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 300, यानी कि बच जाएगा कितना 900। ठीक है ना, हाँ 90 बच जाएगा तो हो जाएगा कितना 15 छक्का 90, यानी कि मतलब कि मान के चलते ये कितना मान लेते हैं, इसको लगभग मान लेते हैं 160, यानी 160 से लगभग भाग देंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है ना, तो 160 दूनी 320, यानी कि 2 में आती तो 70 और 109 बैठाएंगे तो 700, तो 1664 640, तो लगभग कितना आ रहा है, लगभग 24% का आपको आ जाएगा। ठीक है ना, तो लगभग क्या हो जाएगा आपको 24%, इसमें क्या है पोटेशियम है। ठीक है ना, तो पोटेशियम इसमें क्या, जो पोटेशियम का जो मात्रा होगा वो कितना होगा 24% होंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको कितना, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशीय यूकैरियोटिक, ठीक है ना, यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे। ठीक है ना, तो कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे ये बताना है। ठीक है ना, तो किस जगत में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि जंतु यानी कि एनिमेलिया में रखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जंतु जगत में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, जंतु जगत में, यानी कि एनिमेलिया में रखा जाता है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेगा। ठीक है ना, यानी कि एनिमेलिया में किसको शामिल किया जाता है, कशेरुकी और अकशेरुकी जीव जो होते हैं दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोल रहा है पौधों में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। तो पौधों में किसके कारण जो है वो, किसके कारण उत्तक जो होता है क्या होता है, लचीलापन होता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि कोलिन कायमा। ठीक है ना, कोलिन कायमा नामक जो उत्तक है इसके कारण क्या होता है, पौधों में लचीलापन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पौधों में लचीलापन इनमें कोलिन कायमा उत्तकों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यह पौधे के विभिन्न भागों में जैसे कि पत्ती में और तना में पाया जाता है, जो कि बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ठीक है ना, यानी कि पौधे में जो लचीला लाने का काम करता है पत्ती में और तना में, वो कौन करता है, तो कोलिन कायमा नामक जो उत्तक होते हैं ये करते हैं, यानी कि कोशिका। ठीक है ना, कोलिन कायमा कोशिका। ठीक है ना, उत्तक मतलब कोशिका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो निम्न में से किस में पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि स्क्लेरेन कायमा। ठीक है ना, स्क्लेरेन कायमा में पाया जाता है क्या, कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि दृढ़ धोतक या स्क्लेरेन कायमा मोटी भित्ति युक्ति यानी कि कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल उत्तक है, यानी कि कोशिका है। ठीक है, इन कोशिकाओं में कास्टिल द्वितीय भित्ति, ठीक है ना, होती है। क्या होता है, कास्टिल द्वितीयक भित्ति होती है। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कठोर कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो स्क्लेरेन कायमा में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। तो कौन होता है ये बताना है। तो उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक यानी कि अलग जो होती है उसको बताना है। ठीक है, तो उसका क्या आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि विभज्योतक। ठीक है ना,
विभज्योतक, इसका क्या होगा, विभज्योतक होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं विभज्योतिकी उत्तक। ठीक है ना। विभज्योतिकी जो उत्तक होते हैं उसके विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। जब इसका क्या होता है, विभाजन होता है या विभेदन होता है किसका, विभज्योतिकी उत्तक जो होता है यानी कि कोशिका होता है, इसका क्या होता है, विभाजन या विभेदन होता है तो विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है। अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं जीवित अथवा मृत होती है। ठीक है ना। यानी कि इससे जो कोशिका बना, इसको ये जो विभज्योतिकी जो उत्तक होता है यानी कि कोशिका होता है, जब ये विभाजन होता है, ठीक है, तो इसके बाद फिर बहुत सारे अस्थायी उत्तक यानी कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है ना। और उसमें जो कोशिका बनते हैं वो जीवित भी हो सकते हैं, मृत भी हो सकते हैं। ठीक है। तो दोनों टाइप के बनते हैं। इनकी भित्ति पतली अथवा मोटी हो सकती है और इनकी जो भित्ति रहती है जीवित कोशिका या मृत कोशिका जो बना नया, इसका जो भित्ति रहता है वो पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कोलेनकाइमा। ठीक है ना। कोलेनकाइमा उत्तक यानी कि कोशिका की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है, यानी किसके कारण जो है कोनों पर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ये बताना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है ना। सेलुलोज और पेक्टिन कोशिकाओं से क्या होता है, कोनों पर यह मोटी हो जाती है। कौन, कोलेनकाइमा उत्तक यानी कि कोशिका। कोलेनकाइमा उत्तक या कोशिका स्थूल कोण उत्तक भी इसे बोलते हैं। ठीक है ना। स्थूल कोण उत्तक भी बोलते हैं किसको, कोलेनकाइमा उत्तक को ही बोलते हैं। कि कोशिकाओं के कोनों पर कोशा भित्ति के ऊपर पेक्टिन और सेलुलोज की जो परत रहती है वो क्या होता है, जम जाती है। ठीक है ना। तो किसका परत, पेक्टिन और सेलुलोज का परत जम जाता है, जिसके कारण कोशा भित्ति जो होता है कोनों में क्या हो जाता है, मोटी या दृढ़ हो जाती है। कोलेनकाइमा उत्तक पौधों के तनन समर्थ प्रदान करता है, यानी कोलेनकाइमा जो उत्तक होता है पौधों में क्या, तनन का यानी कि जो तनन समर्थ है वो क्या करता है, उसे प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 द्विआधारी पद्धति या बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है, ये बताना है। तो द्विआधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है किसमें, द्विआधारी पद्धति में। द्विआधारी पद्धति या बाइनरी पद्धति में 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ कंप्यूटर सिर्फ 0 व 1 ही समझता है, यानी कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को ही बस समझता है, इसीलिए द्विआधारी पद्धति में 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है ये बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो वो इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है ना। बाकी फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड सभी क्या है, तो सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइस में फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड आते हैं। ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का संचालक होता है, यानी कि समस्त जो यानी कि सारे जो गतिविधि के संचालक होते हैं कौन होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती यानी कि जो एन एरर होता है, ठीक है ना, को करार दिया जाता है, यानी कि गलती को करार दिया जाता है, यानी कि किस रूप में करार दिया जाता है, यानी गलती को क्या बोलते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलती होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि उसे क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को बग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बग कहा जाता है। यदि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम गलत परिणाम देने लगे तो कहा जाता है कि प्रोग्राम में बग है। क्या है, बग है। ठीक है ना। और बग हटाने को डीबग कहते हैं। ठीक है। और जब बग हट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डीबग बोलते हैं। ठीक है ना। डीबग। ठीक है। डीबग मतलब हटाना और बग मतलब कंप्यूटर यानी कि प्रोग्राम में कुछ गलत हो रहा है। ठीक है ना, यानी परिणाम गलत दे रहा है। ठीक है। तो बताइएगा आज की ये क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या सुधार करना है आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।